मेधा जी, जयंत तोमर साहब और सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं आज जो हमसे जुड़े हुए हैं। हम आज इस विषय पर जो एक क्षेत्र में जिस तरह से काम करते हैं उस कार्यकर्ता के बतौर मेरी अपनी जो समझ विकसित हुई है, उस तरह से मैं आज इस विषय पर बात करना चाहूँगा, और वो है नारी अस्मिता और स्वातंत्र्य आधुनिक दृष्टि। तो अगर हमें पहले आधुनिक दृष्टि को समझना है तो उससे पहले सबसे पहले कि हाँ, आखिर वो कौन सी दृष्टि रही है जहाँ पर या तो हमारी समझ में कोई कमी थी, या फिर हमने स्त्री को बराबरी के दृष्टिकोण से नहीं देखा, या देखा गया तो वो जो पूरा हमारी जो विचार प्रक्रिया थी या समाज में जो व्यवहार था उसमें निरंतरता नहीं रही। तो क्या है कि तो एक जो सामान्य परसेप्शन है आज के आधार पर देखा जाए तो उसके इर्द गिर्द हम बात करेंगे, और कुछ मेरे अपने जो उदाहरण है जो मैं काम करने के दौरान मैंने लंबे समय तक ग्वालियर चंबल रीजन में काम किया है, और जहां पर इस विषय को लेकर ज्यादा समस्या रही है। मध्य प्रदेश अगर देखा जाए स्त्री पुरुष स्वतंत्रता और समानता के दृष्टिकोण से, तो मध्य प्रदेश एक उदाहरणीय क्षेत्र है या स्टेट है अगर हम उसको पॉलिटिकल डिवीजन के तौर पर देखें, क्योंकि जहां हम बात कर रहे हैं, जहां से जिस जिस विश्वविद्यालय के माध्यम से उसका सेंटर है ग्वालियर, और मध्य प्रदेश का ग्वालियर और चंबल जो क्षेत्र है वहां पर इस विषय को लेकर या स्त्री के प्रति जो समाज का दृष्टिकोण है उसको लेकर काफी आपत्तिजनक स्थिति रही है। और उसको हम अगर अतीत में जाएंगे तो देखेंगे कि उसके पीछे के क्या कारण हैं और हमारा अतीत क्या है। मध्य प्रदेश इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण जो डेटा है जिसके इर्द गिर्द हमको जरूर चर्चा करनी चाहिए, या जिसको हमको अपने जब हम स्त्री पुरुष की समानता की बात करते हैं या नारी अस्मिता की बात करते हैं या नारी स्वतंत्रता की या लिबर्टी की जब बात करते हैं, तो इस डेटा को भी देखने की जरूरत है कि सबसे पहले तो ये कि जीवन का आखिर आधार क्या है और अधिकार क्या है। तो पितृसत्ता ने जिस तरह से इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर एक किस्म की जकड़न स्थापित की, उसमें ये रहा कि यहाँ पर और देश के कई अन्य क्षेत्र भी होंगे निश्चित रूप से और हैं ही, परंतु ग्वालियर चंबल का क्षेत्र ऐसा रहा जहाँ पर लगातार जिस डेटा को मैं रेफर करना चाह रहा हूँ उसको हम शिशु लिंगानुपात कहते हैं या चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस इलाके का जो सेक्स रेशियो है वो मध्य प्रदेश में सबसे कम रहा। पिछली जनगणना जब हुई थी 2011 में, तो मुरैना जो जिला है जो हमारा और जयंत तोमर जी दोनों का ही गृह जिला है, वहाँ का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था यानी कि 6 साल तक के जो बच्चे रहते हैं उसमें 1,000 लड़कों पर लड़कियों की जो संख्या है तो वो केवल 828 थी, 829 थी, जो कि जिससे समझ में आता है कि लगभग प्रति 1,171 लड़कियां कम थी मुरैना जिले में। और यही कमोबेश स्थिति फिर ग्वालियर की है, भिंड की है और बाकी दतिया और अन्य जो जिले हैं उनकी है। तो इससे समझ में आता है कि ये पूरा का पूरा इलाका घोर पितृसत्तात्मक है। एक जो लड़के के प्रति जो सन प्रेफरेंस जिसको कहते हैं वो बहुत ज्यादा है इस इलाके में, कि हम लड़कों के लिए लड़कियों को का सेक्स सिलेक्शन कराना, क्योंकि इतना इतना कम सेक्स रेशियो किसी एक सर्टेन पीरियड में बिना सोनोग्राफी के माध्यम से सेक्स सिलेक्शन कराए हुए कन्या जो अगर फीटस है उसको अबॉर्ट कराए हुए, या जिसको हम एक सामान्य शब्दावली में कह सकते हैं तो कन्या भ्रूण हत्या किए बिना ये इतनी गिरावट संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब लड़के को प्रेफरेंस देते हुए सेक्स सिलेक्शन कराया जाए और जब पाया जाए कि गर्भ में लड़की है तो उसको अबॉर्ट करा दिया जाए, एलिमिनेट करा दिया जाए। तो ये इस तरह से स्थिति बनती है। इसके बरक्स पर मध्य प्रदेश के लिए सकारात्मक बात है कि इसके बरक्स आदिवासी क्षेत्र भी है मध्य प्रदेश में, जिसमें बालाघाट, मंडला,
डिंडोरी, उमरिया, फिर इधर आप आ जाएं जो जहाँ पर भील आदिवासियों का इलाका है, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी है, और नीचे अगर जाएंगे तो फिर छिंदवाड़ा भी है। तो कुल मिला के ये इस तरह का एक किस्म का असंतुलन है कि यहाँ जहाँ एक आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पर लड़कियों के जन्म को लेकर किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है, और दूसरा इलाका ये है कि जहाँ पर लड़कियों का जन्म लेना एक सामान्य उससे ही समझ में आता है। तो एक तो ये है कि हमारे अपने जो इस इलाके को लेकर, और फिर इसके बाद दूसरी बात जब आएगी कि भाई उससे लड़कियों की संख्या कम होती है तो अपराध बढ़ते हैं, तो एक एक मुद्दा आएगा। तो ये इस बैकग्राउंड में हम थोड़ी सी बात इस विषय पर करना चाहेंगे। अब बात ये है कि हमारे यहाँ हमारा जो कल्चर है या हमारा जो जिस तरह का पौराणिक ग्रंथ है, उस तरह की जो बात आती है कि उस समय आखिर ये आज तक हम आए हैं क्योंकि हमें आधुनिक दृष्टि से बात करनी है, लेकिन आखिर पुरातन दृष्टि अगर कोई थी तो वो क्या थी? तो कई सारे मिले जुले से उदाहरण मिलते हैं जिससे हम कोई बहुत स्पष्ट कोई निष्कर्ष निकालने की स्थिति में नहीं बन पाते हैं। शुरुआत में जैसे ऋग्वेद में, जैसे मैं आपको बताना चाहूं तो ऋग्वेद में एक जिक्र आता है जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसमें विवाह सूक्त है। अब उसमें वर्णन आता है एक सूर्या सावित्री का। सूर्या सावित्री है जिन्होंने, हम सब जानते हैं कि सूर्या सावित्री ने लगभग 39-40 श्लोक उसमें या ऋचाएं लिखी हैं, और जिसमें वो स्त्री स्वतंत्रता और प्रकृति की बात करती हैं। अब उनका जिक्र ये है कि सूर्या सावित्री हैं जिनका विवाह अश्विनी कुमार से तय कर दिया गया। उनके पिता जो सविता हैं उन्होंने तय कर दिया है। जब बात ये सूर्या के पास आती है तो वो सीधे सीधे कहती हैं कि नहीं, मैं पिता तुम्हारे द्वारा निर्धारित जो मेरा वर है मैं उससे विवाह नहीं करूंगी, मैं ऋषि पूषा से विवाह करूंगी कि वो मेरे योग्य। और उम्र का भी मामला है क्योंकि बाद में हमारे ही उसमें बाल विवाह भी शुरू होते हैं। तो वो युवती है, क्योंकि युवती है तभी वो ऐसी बात कह पाती हैं, और यही धीमे धीमे करके आगे चल के बनता है। वो बाल विवाह के कारण भी बनते हैं, विवाह बाल विवाह फिर जो शुरू होते हैं। तो सूर्या जो है ना अपने पिता से कहती हैं और वो पूषा से विवाह करती हैं, और उसके बाद वो जो उन्होंने लिखा है, और जो लिखा है उसमें वो इस तरह का जो बड़ा कलात्मक वर्णन है उसमें कि वो जिस रथ पर सवार होके वो विवाह के पास बात जाएंगे अपने पति के साथ, जिस रथ पे आरूढ़ होंगी, और वो उसके पहिए किस तरह के बने होंगे, उसकी ध्वजा किस तरह की होगी, उसका जो धुरी है वो किसकी होंगी। तो उसमें वो लगातार जो है ना जो दो पहिए हैं, वो दो पहिए के तौर पर, रथ के दो पहिए के तौर पर स्त्री पुरुष की समानता की कि रथ के दोनों पहिए जो ना वो बराबर के होने चाहिए, इस तरह का जिक्र आता है। लेकिन समय के साथ साथ जो सूर्या सावित्री हैं उनका किंवदंतियों से नाम निकल जाता है, क्योंकि वो स्त्री स्वतंत्रता की प्रतीक है, और उसका जगह बाद में सत्यवान सावित्री जो पूरा का पूरा किंवदंती है और वो ले लेती है। सत्यवान की जो सावित्री हैं वो, उनके साथ बात ये है कि वो हमारी जो पितृसत्ता जो विकसित हो रही है, पितृसत्ता के पोषण के लिए हमें समझ में आता है कि सत्यवान की जो सावित्री हैं उनका चरित्र है वो ज्यादा मुफीद नजर आता है। और इस तरह से धीमे धीमे वो स्त्रियां जो पुरुषों के लिए जीवित हैं, जो पुरुषों का जो ईगो है या उनकी बाकी जो सेवा है वो कर रही हैं, उनको संतुष्ट कर रही हैं, तो वो लगातार उस तरह का जिक्र आता जाता है, और धीमे धीमे उत्तर एक किस्म की गिरावट जो है ना आना शुरू हो जाती है, और ये निरंतर उसके बाद में चलती रहती है। अब यहाँ पर हम जहां से सबसे ज्यादा संशय और अस्पष्टता आती है, और वो है जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर महसूस होता है, बाकी विद्वानों की और बाकी जो नारीवादी हैं उनकी राय इससे इतर भी हो सकती है। मुझे जो ग्रंथ लगता है जहां से सबसे ज्यादा संशय शुरू होता है, और धीमे धीमे स्त्री जो है ना वो पुरुष के अधीन होती जाती है, और यही बात लगातार आती है कि स्त्री को पुरुष के अधीन ही होना चाहिए। उस ग्रंथ में दो तरह से संशय या कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पहली बात तो यह है कि उसी ग्रंथ में, जिसका नाम मनुस्मृति है,
उसमें पहले तो ये कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये एक इस तरह का आइडियल तो वो भी है कि या तो वही बात है कि स्त्री को सामान्य जो इंसान है या सामान्य मनुष्य है उससे उठाकर देवी बना दिया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। और दूसरी ओर जब बात आती है तो फिर वही आता है कि उसमें दूसरी बार अलग एक जगह कहा जाता है कि वही जो एक श्लोक है, बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठते पाणिग्रहणस्य यौवने पुत्राणाम भर्तरि प्रेतेना अजेत सृष्टि स्वतंत्रताम। यानी कि बचपन में स्त्री जो बच्ची पैदा होती है वो अपने पिता के अधीन रहेगी, उसके बाद में जब उसका विवाह हो जाएगा, पाणिग्रहण हो जाएगा, तो युवावस्था में वो अपने पति के अधीन रहेगी, पति की मृत्यु के बाद पुत्र के अधीन रहेगी। स्त्री किसी भी स्थिति में, उसमें साफ साफ लिखा है कि मतलब एक तो ये हो सकता था कि ये परिस्थितियां रहेंगी तब इनके अधीन रहेगी, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है तो वो स्त्री स्वतंत्र हो सकती है। पर उसमें कहते हैं कि स्त्री को किसी न किसी के अधीन ही रहना पड़ेगा, स्त्री किसी भी स्थिति में स्वतंत्र नहीं है। और ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव जो मनुस्मृति से स्थापित होता है वो हम पूरा का पूरा प्राचीन भारत में देखते हैं, मध्यकालीन भारत में देखते हैं, और ये परंपरा चलती जाती है जब तक कि दुनिया भर में, पूरे विश्व में नारीवादी आंदोलन शुरू नहीं हो जाते हैं। और उनका जो पूरा का पूरा जो एक तरह की बयार है जो स्वतंत्रता की, वो स्टेप बाय स्टेप भारत में भी आती है। और भारत में स्त्री पुरुष समानता की बात शुरू होती है पिछली शताब्दी में, फिर 19वीं और 20वीं शताब्दी में जाके जब बात शुरू होती है तब कहीं हम स्त्री स्वतंत्रता की बात करना शुरू करते हैं। उससे पहले तो स्त्री की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हर एक स्त्री को किसी न किसी पुरुष के बरक्स ही देखा जाता है कि अगर कोई पुरुष है तो किसी न किसी पुरुष की ही स्त्री होगी। कोई किसी स्वतंत्र कोई स्त्री का वर्णन या कहीं वर्णन मिलता है तो उसकी कोई प्रतिष्ठा कहीं पर भी स्थापित होते नहीं दिखती है। तो और उसके बाद में फिर समय पर जब बात शुरू होती है, अभी जैसी जो आधुनिक दृष्टि है जब पैदा हुई, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं अभी रुकैया बेगम, सखावत बेगम की एक कहानी पढ़ रहा था जो लगभग 100-125 साल पहले आई थी और उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। और वो बहुत बंगाल की एक बहुत महत्वपूर्ण स्त्री हैं जिन्होंने स्त्री स्वतंत्रता और स्त्री पुरुष समानता पर काफी काम किया और लगातार उस आंदोलन में सक्रिय रही। उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनकी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक स्त्री के बतौर बहुत भूमिका रही है। तो वो जब बात आती है तो उन्होंने एक कहानी लिखी है और मुझे लगता है कि भारत में स्त्री पुरुष समानता को लेकर या स्त्री की जो आइडेंटिटी है या स्त्री की अस्मिता है उसको लेकर एक किस्म की यूटोपियन कहानी की, हाँ कैसे स्त्री के प्रति समाज किस तरह से सकारात्मक होगा, वो एक कहानी लिखती है जो 1905 के आसपास अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन होता है। उन्होंने मूलतः बांग्ला में लिखी है और फिर उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होता है। 1905 में किसी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका में वो कहानी प्रकाशित होती है। उसका नाम है सुल्तानाज ड्रीम या सुल्ताना का सपना। सुल्ताना का सपना में जो बात आती है वो ये है कि अचानक वो सुल्ताना है, वो निकलती है, उसको एक सपना आता है, वो देखती है कोई एक ऐसा संसार में पहुंच जाती है जहां पर पुरुष दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल स्त्रियां दिखाई दे रही हैं। और ये वो समाज है, उस समय का समाज है जहां समाज में कोई अगर निकलेगा तो उसे सड़क पर, घरों के बाहर, ड्राइंग रूम में, ऑफिसेज में या दुकानों पर, सब जगह पुरुष ही दिखाई देते थे। वो ये उस समय की बात है। और सुल्ताना का सपना इससे बिल्कुल उलट है, स्त्री के पक्ष में एक यूटोपिया है कि वहां केवल स्त्रियां दिखाई देती हैं। और उसके लिए वो बिल्कुल उसके लिए वो पूरा संसार रचती हैं कि कैसे स्त्रियां युद्धों पर नियंत्रण कर रही हैं, कैसे समाज पर नियंत्रण कर रही हैं, और पुरुष जो है ना पूरे के पूरे जो भी हैं पर्दे के पीछे हैं। उसके कुछ ऐतिहासिक कारण है कि क्यों पर्दे के पीछे चले गए। और इसमें ये नहीं है कि एक जो बात आती है ना, एक बात का हमेशा विरोध रहता है, जो फेमिनिज्म को लेके पूरा का पूरा विरोध रहता है समाज का, उसमें चाहे स्त्रियां हों चाहे पुरुष हों,
एक एक जो विरोध रहता है वो ये रहता है कि अगर फेमिनिज्म स्थापित होगा, या फेमिनिज्म जो है ना पूरा का पूरा विचार है वो पुरुषों के खिलाफ, कि जब हम, जैसे ही हम पितृसत्ता का विरोध करते हैं, तो जैसा कि मुझे याद आता है, कमला बसिंह जी के साथ मैंने व्यक्तिगत तौर पर बहुत लंबे समय तक काम किया है। तो सत्यमेव जयते जो कार्यक्रम था, उसमें जब आमिर खान से कमला बसिंह पूछती हैं कि पितृसत्ता का विपरीत शब्द क्या होगा, ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, तो आमिर खान कहते हैं मातृसत्ता। तो वो कहती हैं कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, कि किसी भी सत्ता के विरोध में समाज में अगर स्थापित करना है तो कोई दूसरी सत्ता नहीं स्थापित होनी चाहिए, बराबरी स्थापित होनी चाहिए। तो जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, या फेमिनिज्म जिस बात को बात करता है, वो फेमिनिज्म का तात्पर्य पुरुषों के विरुद्ध नहीं है, वो पुरुषों के बराबर की बात करता है। अगर समाज में स्त्री और पुरुष बराबर के तौर पर पैदा होते हैं, और एक ही गर्भ से पैदा होते हैं, और उनमें हम सब जानते हैं कि केवल केवल उनकी शारीरिक जो संरचना है उसमें केवल फर्क है, और कोई दोनों के बीच में और कोई अंतर नहीं। और इसके आधार पर तो ये भेद जो है ना, कि स्त्री की जो शारीरिक संरचना है, कि स्त्री को स्तन होते हैं, स्त्री को गर्भाशय होता है, और उसका कारण ये है कि संतति आगे बढ़ानी है, गर्भ धारण करने का काम प्रकृति ने स्त्री को दिया है। तो जो फर्क है दोनों के बीच में वो केवल बायोलॉजिकल है, और पुरुष की शारीरिक संरचना ऐसी है कि संतानोत्पत्ति में पुरुष स्त्री का सहयोग करे। तो ये जो शारीरिक संरचना है, ये एक किस्म का भेद है, लेकिन ये भेद केवल बायोलॉजिकल है, केवल प्राकृतिक है। इस भेद के आधार पर लंबे समय में, लंबी परंपरा में, पिछले 2-3 हजार सालों में जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली पितृसत्ता स्थापित हुई, और भेदभाव जो हुआ, स्त्री पुरुष के बीच में जो भेदभाव स्थापित हुआ, ये सचमुच हमारे अपने परिवार के लिए, हमारे अपने समाज के लिए, अंततः पूरे के पूरे सिस्टम के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ। और ये कई तरह से, हम अपने भारत के समाज के तौर पर देखेंगे, परिवारों के स्ट्रक्चर के तौर पर देखेंगे, तो ये बहुत भयावह साबित हुआ है, बल्कि केवल नुकसानदायक नहीं, भयावह साबित हुआ है। और हमें इस बात को समझना पड़ेगा, और इस भेद को, ये पूरी भेदभाव की जो पूरी प्रक्रिया है परिवारों की और समाज की पितृसत्ता के अधीन, इसके जो भी नुआंसेस हैं, इसके जो भी आधार हैं, उनको समझना पड़ेगा। और चूंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तो शायद हम इसको दूर भी नहीं कर पाएंगे। और ये सरफेस पर, प्रारंभिक तौर पर तो हमको दिखाई देता है, ये प्रारंभिक जो जेंडर इनइक्वालिटी है, ये जो है ना वो पुरुषों के पक्ष में ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी अगर इसको ध्यान से देखेंगे, तो ये देखा जाए तो ये स्त्री पुरुष के भी उतने ही खिलाफ है जितना ये जो पूरा का पूरा भेदभाव है या पितृसत्ता है, जितना के स्त्रियों के खिलाफ है। स्त्रियों को तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी गैर बराबरी का सामना करना पड़ता है, और उनके व्यक्तित्व का और उनकी अस्मिता का जो एक उदात्त स्वरूप हो सकता है, उससे वहां पर समझौता होता है। क्योंकि एक स्त्री जिसके साथ अगर हिंसा हो रही है, तो निश्चित रूप से उसका मानसिक विकास की क्या स्थिति होगी, या मानसिक परिस्थितियां कैसी होंगी, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां कैसी होंगी, हम समझ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ जिसके साथ हिंसा हो रही है, वो अपने जीवन को उस तरह से खुलकर नहीं जी सकता है। लेकिन दूसरे पक्ष के पर अब अगर हम देखें, क्योंकि हम एक आदर्श समाज के या आदर्श पारिवारिक व्यवस्था के पक्ष में हैं, हम चाहते हैं कि सभी के जीवन में सभी खुशी हो, है ना। हमारे यहाँ कहा भी गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो जब हम कल्पना करते हैं समानता की या सभी के खुशी की, सभी के स्वास्थ्य की, तो इस कल्पना में स्त्रियों को एक्सक्लूड नहीं किया गया। लेकिन वो चाहे हम आज हम बात कर रहे थे, कुछ वक्ताओं ने कहा कि पूरा का पूरा जो मेडिकल सिस्टम है, या स्वास्थ्य की जो पूरी की समस्या है, या पोषण की जो समस्या है, उसमें किस तरह से स्त्रियों के साथ में भेदभाव किया जाता है।
हमारे यहाँ तक कि जो ब्रेस्ट फीडिंग का आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है कि एक आदर्श है कि 1 घंटे के भीतर ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसको 1 घंटे के, अगर बच्चे को स्वस्थ रहना है या हम उसके अच्छे स्वास्थ्य की आकांक्षा करते हैं, तो उसका एक मूल आधार है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसको 1 घंटे के दौरान उसको माँ का दूध मिल जाना चाहिए। लेकिन इसमें, इस आंकड़े में भी हम जब देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जब हम जो ना लड़कों की बात करते हैं तो लड़कों का जो परसेंटेज है वो ज्यादा होता है, लड़कियों का परसेंटेज इसमें भी कम होता है। हमारे यहाँ हम लोगों ने जो कमजोर बच्चे थे, जो कुपोषित बच्चे थे, उनके लिए एनआरसी, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोले। तो क्योंकि अब उसमें देखा कि हमने एक हॉस्पिटल में हम गए और जब हमने सेंटर को देखा तो पाया कि वहां पर लड़कियों की संख्या ज्यादा है। तो हमने प्रारंभिक तौर पर तो इसमें बड़ी खुशी व्यक्त की कि अच्छी बात है कि लोग अपने जो कमजोर बच्चियां हैं या कुपोषित बच्चियां, उनको लेकर हमारे सेंटर पर आ रहे हैं। लेकिन हम जब उसके और हमने उसको एनालाइज किया, पता किया ऐसा क्यों है, तो पता चला कि प्राइवेट स्कूल के जो चाइल्ड यूनिट है, चिल्ड्रंस यूनिट है, वहां पर लड़कों को भर्ती करवाते हैं और लड़की को सरकारी में भर्ती करवाते हैं, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि सरकारी व्यवस्था जो है ना वो उतनी सक्षम नहीं है। तो इस तरह का जो पूरा का पूरा भेदभाव है, तो जिसका सामना, और ऐसे कई सारे पक्ष हैं, मैं तो कई सारे पक्ष गिना सकता हूं, लेकिन हम समझ, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हाँ, इतना इससे हम बात को समझ पा रहे हैं। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि पुरुषों की जब बात है, तो पुरुषों की जब बात है तो एक हिंसा जो है ना, मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण दूं तो लगभग एक अभी जो एक सर्वे आया था एनएफएचएस का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, तो उस सर्वे में ये बताया गया है कि जो विवाहित स्त्रियां 18 साल से ऊपर की, उन विवाहित स्त्रियों में से 25% स्त्रियों के साथ में फिजिकल वायलेंस होता है। तो अगर फिजिकल वायलेंस होता है तो इसका तात्पर्य है कि करने वाले पुरुष है, जो पुरुष अपनी स्त्री पर हिंसा करता है और ये मान के चलता है कि हिंसा करने के बाद में उसको हम परिवार क्यों बनाते हैं? हम परिवार इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि स्त्री के साथ प्रेम से रहा जाए और बच्चों का अपनापन मिले। लेकिन जो पुरुष अगर अपनी स्त्री के साथ हिंसा करता है, फिजिकल वायलेंस करता है, वो उसको किसी भी तरह का प्रेम या अपनापन बच्चों से कैसे मिल पाएगा? तो इसका तात्पर्य ये है कि पुरुष जो है ना, प्रेम के एवज में हिंसा को चुनता है। तो अब इस पूरे के पूरे वातावरण में पुरुष अपने आप को गिराता है और साथ ही जो स्त्री स्वतंत्रता है उसके साथ में एक किस्म का समझौता करता है। अब इसमें कुछ चीजें जो है ना, मैं जरूर इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा, जिसमें मैं कुछ लोगों की बात करूंगा और जिन्होंने जो पॉलिटिकल पूरी की पूरी बातचीत है, इसमें समाज सुधारक बहुत सारे हुए हैं, वो तो निश्चित रूप से उन्होंने चीजों को पहचाना और स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों को खत्म करके स्त्री स्वतंत्रता का के समर्थन में वो खड़े हुए, जिसमें सबसे पहले नाम तो राजा राम मोहन राय का आता है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं, किसी ने बाल विवाह के विरोध की बात कही है, किसी ने फिर विधवा विवाह को शुरू कराया जाए, है ना। और ये भी एक एकांगी बात है। कई बार ये भी हुआ है कि हम, हमारे बहुत सारे आंदोलन है, जब हम सामान्य स्त्री स्वतंत्रता की बात करते हैं और दलित स्त्री स्वतंत्रता की भी बात करते हैं, क्योंकि हमारा समाज जो है ना बहुत विस्तृत है और उसके कई सारे सेगमेंट्स हैं। तो हम ये पाते हैं कि एक बहुत विचित्र फैक्ट जो है ना, जो अभी कुछ दिनों पहले मेरे सामने आया, कि जब हम विधवा विवाह की बात करते हैं तो ये सवर्ण स्त्रियों के विधवा विवाह की बात है, कि सवर्ण स्त्रियों में विधवा विवाह नहीं होता था, लेकिन दलित स्त्रियों में तो उस समय भी विधवा विवाह होता था। लेकिन कहीं ये बात स्पष्ट नहीं की जाती है। जब हम उन नारीवादी आंदोलनों को पढ़ते हैं भारत में, तो हम पाते हैं कि वो तो सभी की बात की जा रही है। तो ये एक बात है। एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी आंदोलन को जब कोई राजनीतिक व्यक्ति है वो आगे बढ़ाता है तो वो बहुत आगे तक जाता है। तो मैं दोनों व्यक्तियों की जो मुख्य आधार रहे हमारी पूरी स्वतंत्रता के, तो उसमें हैं एक तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं और दूसरा गांधी जी हैं। हम सब जानते हैं कि जो गांधी जी के जो आंदोलन रहे उसमें स्त्रियों का पार्टिसिपेशन, चाहे दांडी मार्च हो, चाहे और भी आंदोलन हो, और कस्तूरबा गांधी का की जो पूरी की पूरी भूमिका रही, तो उन्होंने किस तरह से काम किया।
तो ये जो स्त्री स्वतंत्रता की एक आधुनिक दृष्टि बनती है, तो उसमें इन लोगों के नाम हमको जरूर लेना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जब एक मुझे एक आर्टिकल जो है ना, जो पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने अपनी किताब में संकलित भी किया है, कौन है भारत माता, तो उसमें 1936 में जवाहरलाल नेहरू जी को प्रयाग महिला विद्यापीठ में बुलाया जा रहा है। वो नहीं जा पाते हैं, लेकिन एक वो अपना उद्बोधन लिखकर भेजते हैं। वो उद्बोधन जो है ना 1936 में, लगभग आज से 90 साल पहले लिखा गया अद्भुत उद्बोधन है। और उसमें वो किस तरह से कहते हैं कि आपको अपना स्वतंत्रता जो है ना कैसे होगी, जब आप अपने पैरों पे खड़े होंगे। आपकी जो का जो अर्थ है वो किस तरह से मजबूत होना चाहिए। आर्थिक जो गतिविधियां उसमें कैसे स्त्रियों की संलिप्तता बढ़नी चाहिए। और एक जो एक बात बार बार आती है ना, औरत औरत की दुश्मन है, तो उसको कैसे तोड़ते हुए स्त्रियां आपस में जो कॉमरेडरी जिसको कहेंगे ना, आपस में जो संगठन कैसे बनाएंगी, उनका आपस में कैसे संपर्क स्थापित होगा। और तभी वो ये तो बात सेमोंदा बोअर ने कही है अपनी किताब में कि अगर औरतों को अपने पैरों पर खड़ा होना है तो उनका बटुआ भारी होना चाहिए। यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता ही देखा जाए तो वो मूल तौर पर स्वतंत्रता है, और आर्थिक स्वतंत्रता के बाद में बाकी स्वतंत्रताओं की बात की जा सकती है। तो कई सारे आंदोलन है इसमें, हम फेमिनिज्म के अलग अलग जो कहते हैं ना, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, उस सब की बात कर सकते हैं। और उसमें आखिर में मैं बस ये जोड़ना चाहूंगा, अगर रणधीर जी कहेंगे तो कुछ और एक आध दो एस्पेक्ट बाद में बात करेंगे, पर यहाँ पे मैं कंक्लूड करूंगा इस बात के साथ में कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि घर से बाहर स्त्रियां आ रही हैं, और घर से बाहर आएंगी तभी उनका, अगर अदरवाइज ऐसा नहीं है, स्त्रियों का जो घर पर जो काम करती हैं उस काम का भी मूल्य अगर हम आकलन करेंगे तो वो लगभग, स्त्रियां घर पर जो अनपेड वर्क होता है वो प्रतिदिन भारत में 336 करोड़ घंटे करती हैं। और उसका अगर हम मूल्यांकन करेंगे और उनको मान के चलिए एक मिनिमम वेजेस भी देना पड़े, तो एक साल में स्त्रियों को घर के काम के लिए 20 लाख करोड़ देने पड़ेंगे। तो इतना वॉल्यूम है उनके काम का, लेकिन वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है नहीं, उसका पैसा मिलता नहीं। तो अगर स्त्रियों को घर से बाहर निकलना है, काम करना है, संख्या में निश्चित तौर पर हम देखते हैं, और कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि भारत का अर्थतंत्र आगे घर से बाहर निकलकर जो पब्लिक सेक्टर है उसमें काम करने वाली स्त्रियों पर भी निर्भर करता है, अदरवाइज उसमें स्टैग्नेशन आ चुका। मैकिंजी इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, उसने ये कहा है कि स्त्रियां बाहर आएंगी तो भारत की इकोनॉमी जो है ना वो किस तरह से जितने भी ट्रिलियन की होनी है वो होगी, पर होगी तभी जब स्त्रियां बाहर आएंगी। तो उसके लिए एक बात का मैं जिक्र बस करूंगा कि जो मीटू मूवमेंट चला था ना, और उस पर बहुत सारे लोगों ने हास्यास्पद टिप्पणियां भी की, है ना, लोगों ने उसको रिजेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन वर्क प्लेस पर अगर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर पैदा नहीं होगा तो स्त्रियां आपके अर्थतंत्र में उतना बड़ा योगदान नहीं दे पाएंगी, और वो जो स्वतंत्रता है वो बाधित होगी। और निश्चित रूप से वो, अगर ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही, जो कि कोरोना के दौरान निश्चित रूप से प्रभावित हुई है। कोरोना का ये आंकड़े कहते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने 3 लोगों को निकाला उस दौरान, तो 2 स्त्रियों को निकाला। एक तो स्त्रियां ऑलरेडी कम है, और अगर एम्प्लॉयर उनको बाहर निकालता है ना, तो उसमें स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो एक जो माइंडसेट है पितृसत्तात्मक, जो हमारा मानसिकता है, अगर उस पर जब तक नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तो शायद जो स्वतंत्रता का पूरा हमारा सपना है वो उस तरह से पूरा नहीं होगा। बस मैं यहाँ पर अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश तोमर जी। बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से आपने अपनी व्याख्यान को रखा, और लगभग हर आयाम से स्त्री मुक्ति साधना का जो प्रयास है उसको आपने बताया। और दो महत्वपूर्ण चीज जो आपने बताया कि जो नारीवादी आंदोलन में पुरुष को दुश्मन ना बना के उनके जो सोशल पोजीशन है उसको
उसको कंटेस्ट करती है और इक्वलिटी का जिस तरह से वो सपना देखती है, और समाज को भी इक्वलिटी का सपना देखना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण जो है कि इंडिपेंडेंस के बिना फ्रीडम असंभव लगता है। और इसी इंडिपेंडेंसी, खासकर जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और जो जिस तरह से अनपेड लेबर का जो सवाल है, जिसको आपने आंकड़ों से बहुत स्पष्ट तरीके से बताया, और तो ये हम कह सकते हैं कि आपने एक समावेशी और सोचने वाला वक्तव्य दिया। और आपने जिस तरीके से पुराने प्राचीन भारत में स्त्री संघर्ष को जब आप बता रहे थे, तो हमको मृणाल पांडे जी की कविता जी, जो उन्होंने सुमंगल मता की भोजपत्र में जो लिखा हुआ था, उसका ट्रांसलेशन हमको याद आया। तो मैं कह देना चाहता हूँ अभी। उसके बाद हम लोग मेधा जी को सुनेंगे, फिर हम लोग सवाल जवाब करेंगे। तो मृणाल पांडे जी लिखते हैं, एक पूर्ण मुक्तिवादी मैं कितनी सुंदर, एक पूर्ण मुक्तिवादी मैं कितनी मुक्त, आश्चर्यजनक रूप से मुक्त, भूख की छटपटाहट से मुक्त, ठनठनाते खाने के बर्तनों से मुक्त, मुक्त उस बेईमान आदमी से। तो ये जो पुरुषवादी संस्कृति का जिस तरह से असर है, बाजारवाद के दौर में और भी बढ़ गया। जिस तरीके से स्टेट बिल्डिंग के प्रयास में भी स्टेट की जो एजेंसियां थी, उन्होंने जिस तरीके से स्त्री मुक्ति के साधना को असफल करने का प्रयास किया, जिसमें हम चर्चा का समय है, उसमें हम लोग सवाल जवाब भी कर सकते हैं कि जुडिशरी ने किस तरीके से मैरिटल रेप जैसे गंभीर सवाल को दरकिनार किया। और हम सब जानते हैं कि स्टेट के एम्पावरमेंट में वुमेन कितनी दूर रही। 73 या 74 अमेंडमेंट के बाद तो रिजर्वेशन मिला, लेकिन अब 33 रिजर्वेशन का बिल आ गया, लेकिन जिस तरीके से लोगों की पब्लिक ओपिनियन है, तो ये बड़ी चुनौती हमको नजर आती है। तो हम सवाल जवाब का भी समय रखेंगे। तो अभी हम निवेदन करना चाहेंगे डॉक्टर मेधा जी से कि वो अपना वक्तव्य दें। आप वीडियो मेरा ऑन कर सकते हैं, अब ठीक हो गया है आपके यहाँ से वो। बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी, और खास तौर से मैं आईटीएम यूनिवर्सिटी और जयंत तोमर जी का और रणधीर जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी बात रखने का अवसर दिया मुझे। सुरेश जी ने इतने सुंदर ढंग से अपनी सारी बातें मतलब इस संदर्भ में कह दी है कि बहुत कुछ ज्यादा कहने को तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी बातचीत की शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगी, जहाँ जिसका जिक्र कमला भसीन दीदी को याद करते हुए सुरेश जी ने कहा कि फेमिनिज्म जो है वो किसी के बरक्स नहीं है। तो मैं यहीं से एक अपनी ऑफरिंग करते हुए अपनी बात शुरू करूंगी कि सच बात यही है कि फेमिनिज्म जो है वो स्त्री के पक्ष में और पुरुष के विरोध में खरी विचारधारा नहीं है, खरा आंदोलन नहीं है, बल्कि वो एक समतामूलक समाज की कल्पना का आंदोलन है। करुणा और प्रेम पे आधारित समाज की कल्पना करता है, फेमिनिज्म की विचारधारा करती है। सुरेश जी ने बहुत सुंदर से तात्कालिक जो समस्याएं हैं, मेरे ख्याल से आवाज आ रही है या दिक्कत आ रही हो है, रही? आ बिल्कुल रही है ना? स्पष्ट आ हाँ रही है हाँ। जी। तो मेरे ख्याल तो सुरेश जी ने बहुत सेक्स रेशियो की बात कही और भी तरह की मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा की बात कही।
और मुझे याद आता है जब मैं दैनिक हिंदुस्तान में काम कर रही थी तो यूएनओ का और बहुत इस तरह के वर्कशॉप्स होते थे जिसमें हम इन मसलों पे बात करते थे, काम करते थे। तो ये बहुत आश्चर्यजनक था कि हम जानते हैं हरियाणा वगैरह में क्या स्थिति हो गई है महिलाओं को लेके, कि शादी के लिए आपको बंगाल से और उड़ीसा से महिलाओं को लेके आना पड़ता है, और वो विवाह कैसा होता होगा जिसमें इतना कल्चरल डिफरेंस होता होगा, और एक 5-5 भाइयों के लिए एक पत्नी को खरीद के लाया जाता है। तो और एक बहुत दिलचस्प बात ये भी रही कि हम सोचते हैं कि जो संपन्नता है वो हमें रूढ़िवादिता से मुक्त करता है और आजाद ख्याल बनाता है। लेकिन जब भी हमने रिसर्च किया और जब भी हमने ये सेक्स रेशियो वाले मसले पे काम किया, तो यही पाया कि जो जितना संपन्न एरिया है किसी शहर का, जो जितना संपन्न शहर है किसी राज्य का, वहाँ सेक्स रेशियो में उतनी ही कमी है। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली में जब भी हम लोगों ने रिसर्च किया तो पाया कि दिल्ली में सबसे ज्यादा जो महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या कम जो है वो साउथ दिल्ली में। साउथ दिल्ली सबसे संपन्न इलाका है दिल्ली का, और पढ़ा लिखा इलाका भी माना जाता है। तो ये सारी विडंबनाएं हैं, और मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तान जैसे बहु भाषिक मतलब संस्कृति वाला समाज जो है ना, उसके इतने लेयर्स हैं कि एक तरह की कोई समस्या नहीं है महिलाओं की, और न ही एक तरह का निदान है। क्योंकि दलित स्त्री की समस्या अलग है, मतलब वर्ग है, जाति है, धर्म है, और फिर जाके जेंडर है, और इन सब के कॉम्बिनेशन से हर महिला की स्थिति एक बहुत यूनिक हो जाती है। और उसका मतलब इसलिए एक कोई फॉर्मूला मुझे नजर नहीं आता हिंदुस्तान जैसे देश में कि स्त्रियों की समस्याओं का समाधान हो सके। तो ये जो और एक बड़ी बात ये आई कि आर्थिक आजादी बहुत जरूरी है, आपने भी जिक्र किया और सुरेश जी ने इस पे बात कही। लेकिन मुझे लगता है कि आर्थिक आजादी पहला कदम है जिससे कि आप स्त्री की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए एक कदम, एक सीढ़ी बढ़ते हैं। लेकिन वहां उसको हमको इति नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि आज जो पढ़ी लिखी, खासतौर से हमारी पीढ़ी की जो स्त्रियां हैं या फिर हमारे बाद की पीढ़ी की जो स्त्रियां हैं, उनकी उनके जीवन में तो एक अलग ही किस्म की समस्या है कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं है, और ईगो का इतना बड़ा बैटल है कि स्त्रियां उस घर परिवार को बचाने के लिए खुद को स्वाहा कर देती। तो जो नई स्त्री गढ़ी जा रही है, अक्सर हम सब महिलाएं, जो प्रबुद्ध महिलाएं हैं, इस पर हम बात करते रहते हैं कि जो नई स्त्री गढ़ी गई है, गढ़ी जा रही है, जो स्वतंत्र चेता है, जो पढ़ी लिखी है, जो आर्थिक रूप से संपन्न भी है, आर्थिक आजादी भी है उसके पास, उसके लिए पुरुष कहाँ है? तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहनी है कि अब स्त्रियों को एम्पावर करने की जरूरत नहीं है। मतलब जरूरत है, क्योंकि मैंने कहा कि अलग अलग एक हिंदुस्तान में बहुत हिंदुस्तान बसते हैं, और आप जानते हैं कि हम आधुनिक समाज में जी रहे हैं, लेकिन इसी हिंदुस्तान में मध्यकालीन समाज भी है, प्राचीन समाज भी है। तो वो सारी चीजें तो हैं, लेकिन जो एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो नई स्त्री है उसके लिए नया पुरुष कहाँ से आए? तो नई स्त्री तो आ चुकी है आपके समाज में, लेकिन नया पुरुष अभी नहीं गढ़ा गया है। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई भी वर्कशॉप करना है, कोई भी मतलब स्त्रियों से जुड़ी बात करनी है ना, तो स्त्रियों से अब करने की उस तरह से जरूरत नहीं है, पुरुषों से करने की जरूरत है, कि अभी पुरुषों को एम्पावर्ड करने की जरूरत है। और मुझे कई बार लगता है कि ये पुरुष बड़ी बेचारगी की स्थिति में है, क्योंकि उनको तो बहुत सारे जुमलों में अभी भी जी रहे हैं। हमने तो वो जुमले पार कर दिए हैं, हम तो यूनिवर्सल सिस्टरहुड को सेलिब्रेट करते हैं। और मैं देख रही हूँ कि चारों ओर एक तरह से कम मिडिल क्लास में और अपर क्लास में तो एक ऐसा महिला समाज बन रहा है जो एक दूसरे को सुख दुख में सपोर्ट करते हैं हर तरीके से। पर पुरुष को तो इस मामले में हम कई जो रूढ़िवादी विचार थे, जो कई जुमले थे जिसके आधार पे स्त्रियों को जीवन जीना होता था, उसको पार करके आगे बढ़ चुके हैं। हम यूनिवर्सल सिस्टरहुड को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए औरत औरत की दुश्मन वाली बात को हम मतलब एक तरह से खारिज कर रहे हैं।
लेकिन पुरुष का जो के जीवन में जो जुमले हैं कि पुरुष को, मर्द को दर्द नहीं होता है ना, और उसको छुपाना है, इमोशनल नहीं हो सकते मर्द। कई मतलब मैं देखती हूँ कई पुरुष साथी बोलते हैं कि इमोशन इज तो, इमोशन जो है, भावना जो है ना, वो बहुत खराब चीज है, सिर्फ कर्म होना चाहिए, है ना। तो ये जो डिसबैलेंस है हमारे यहाँ, तो अर्धनारीश्वर का एक कॉन्सेप्ट है। हम शिव पार्वती को तो अर्धनारीश्वर को देखते हैं, के रूप में देखते हैं। तो हमारे भीतर भी पुरुष है और स्त्री है। उस पुरुष स्त्री का बैलेंस, तो हम क्या है कि स्त्रियां भावनात्मक रूप से बहुत पहले वो थी, वो धीरे धीरे कर्म की तरफ और विचार की तरफ प्रवृत्त हुई, तो उनके अंदर तो एक बैलेंस दिखता है। लेकिन पुरुषों में अभी भी वो बैलेंस गैप बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि पुरुषों पे काम करने की एक जरूरत है, कि छोटा सा अर्ज है, छोटा सा निवेदन है मेरा। बाकी मैं जब देखती हूँ तो दो तीन बातें और मैं कहना चाहूंगी कि आज भी मैं जिस पितृसत्ता को हमारे समाज में काम करते हुए देखती हूँ, तो वो कोई बहुत पुरानी पितृसत्ता नहीं है, वो हमारे औपनिवेशिक काल की देन है। क्योंकि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पूरी पूरी मतलब पूरे देश में एक तरह का उथल पुथल मचा दिया। और अंग्रेजों ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया अपने लिए, वो ये कि हमारे तो चिंतन के तरीके को बदल दिया, हमारे सोचने समझने के तरीके को बदल दिया। और मतलब उन्होंने अपने गेम में ही हमें इस तरह से फंसा लिया। तो उनका तो सबसे पहली पहली बात तो यही उन्होंने कही कि जो हिंदुस्तान जो है एक बर्बर समाज है, और बर्बर समाज इसलिए है क्योंकि वो अपनी औरतों की इज्जत नहीं करना चाहता। और औरतों की जो अपने समाज में दशा थी, उस दशा को पैमाना बना के उन्होंने कहा कि ये तो व्हाइट मैन्स बर्डन है, और हम चूंकि सभ्यता के सोपान पे सबसे ऊपर हैं, इसलिए हमें तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम हिंदुस्तानियों को सभ्य बनाएं, इसलिए हमारा शासन जरूरी हो जाता है। तो क्या हुआ कि हिंदुस्तान में एक तरफ तो औपनिवेशिकता, दूसरी तरफ जो फिर देसी समुदाय, जो नवजागरण आया, और देसी समुदाय ने जिस तरीके से समाज सुधार का काम शुरू किया, तो ये दोनों ही तीनों ही तबके मिलके इन्होंने क्या किया, उनका कंसर्न, माफ कीजिएगा मैं हाथ जोड़ते हुए कह रही हूँ कि उनका कंसर्न स्त्री सुधार या स्त्री की दशा में सुधार नहीं था। इसको बहुत अच्छा से तनिका सरकार ने कहा है, लता मनी ने कहा है अपनी किताब में, कि स्त्रियां जो है ना वो पीठिका बनाई गई, उनकी पीठ पे ये आजादी की लड़ाई भी लड़ी गई, मतलब जो नवजागरण का पूरा मॉडल था, और साथ में औपनिवेशिकता ने भी यही किया। क्योंकि उन्होंने स्त्री को मोहरा बनाया, इसलिए हम भी, क्या जो देसी समुदाय था, जो इंटेलेक्चुअल समुदाय था देसी, उन्होंने भी स्त्री को मोहरा बनाया। तो मैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगी कि सारे जो सुधार हुए उसके केंद्र में स्त्री नहीं, राष्ट्रीयता की परियोजना थी, और उसके लिए जितना जैसे जरूरी था वैसे समाज सुधार किए गए। अब आप देखिए कि कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हमें हमारे हिंदी नवजागरण के पुरोधा माने जाते हैं, उनकी एक पंक्ति है जो नील देवी नाटक है उसका समर्पण में वो लिखते हैं। और उनका ये पैराग्राफ जो है ना, वो पूरी जो हमारी नई पितृसत्ता गढ़ी जा रही थी ना, उसको पूरी तरह से एक वाक्य में, एक पैराग्राफ में वो कह देते हैं, जिसका कि लबोलुआब ये है कि वो कहते हैं कि मैं जब अंग्रेज रमणियों को सुंदर बदन अपने पतियों के साथ भ्रमण करते हुए देखता हूँ, तो मुझे अपनी अबला आर्य ललनाओं पे बहुत तरस आता है। ये वाक्य, तो इससे ऐसा लगता है जैसे कि वो भी चाहते हैं कि जैसे अंग्रेज स्त्रियां जो हैं बराबरी के साथ अपना हक के साथ रहती हैं, जीती हैं, समाज में उठती बैठती हैं, वैसे भारतीय स्त्रियां भी करें। लेकिन ऐसा नहीं है। वो बाद में अगली पंक्ति में लिखती है, इससे ये कोई ना समझे कि मैं भी चाहता हूँ कि जैसे अंग्रेज स्त्रियां निर्लज तरीके से अपने पतियों के साथ रहती हैं वैसे रहें, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस तरह से अंग्रेज स्त्रियां गृह प्रबंधन में, बच्चों के लालन पालन में, देश के विकास में भूमिका निभाती हैं, उसी तरीके से हमारी भारतीय स्त्रियां भी भूमिका निभाएं, और साथ में क्या है, पातिव्रत्य का पालन भी करें, और धर्म की जो जिम्मेदारी है उसको भी निभाए।
तो अब ये यहाँ देखिए क्या होता है कि परंपरा से जो पितृसत्ता आ रही है, और फिर उसके बाद एक नई जिम्मेदारी जो मॉडर्निटी से आ रही है, जो औपनिवेशिक दरवाजे से आ रही है, उन दोनों के मिला के एक नई पितृसत्ता गढ़ी जाती है। और वही नई पितृसत्ता जिसमें कि स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं मिला है, जिम्मेदारी बढ़ा दी गई कि आपको पुरानी भूमिका भी निभाना है और साथ में ये नई भूमिका भी निभाना है कि देश पे तो आन पड़ी है। तो ये पितृसत्ता को मैं आज भी कंटिन्यू होते हुए देखती हूँ। आज भी हमारे समाज में जो सारी प्रचलन चल रहा है उसमें वही नई पितृसत्ता है। अब ये बात राजा राम मोहन राय, हम बहुत, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी नारी नरसमहोई की बात कही है, लेकिन वो नारी नरसमहोई किस संदर्भ में? जिम्मेदारी पूरा करने के संदर्भ में, नर का जो अधिकार है उसके संदर्भ में कतई नहीं। लेकिन हमें अपने मतलब पूर्वजों के का शुक्रगुजार इसलिए भी होना चाहिए कि वो यात्रा नहीं शुरू होती तो आज हम इस यात्रा तक भी नहीं पहुंचते। लेकिन हमें ये गलतफहमी नहीं पालना चाहिए कि वहां पे स्त्री जो है सुधार के केंद्र में थी, कतई नहीं सुधार के केंद्र में थी। इस पे और भी लंबी बातचीत का भी एक एक्सक्लूसिव विषय है, पर मैं इतना ही इशारा कर रही हूँ। और तो एक तो ये मतलब नई पितृसत्ता की जो है देन है, ये सेक्स रेशियो भी, मानसिक हिंसा भी, शारीरिक हिंसा भी। अब देखिए ना, आप हम संपत्ति की ही बात करें तो संपत्ति का अधिकार तो बहुत पहले मिल गया बेटियों को, लेकिन आप जाके देखिएगा कुछ बड़े शहरों में छोड़ दें, उसके अलावा ना तो पति के घर में ना ही पिता के घर में स्त्रियों को संपत्ति में कोई अधिकार मिलता है। ये एकदम ही मतलब आप इस पे सर्वे करवा ले, कुछ भी करवा ले, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। दिल्ली में मैंने कुछ केसेस में देखे हैं कि बेटा और बेटी को बराबर का हक दिया गया, अदरवाइज तो कहीं भी नहीं है। और स्त्रियां उसको एसर्ट इसलिए नहीं कर पाती हैं क्योंकि अगेन वो रिश्तों को बचाना चाहती हैं कि अगर प्रॉपर्टी ले लेंगी तो भाई नाराज हो जाएंगे, भाई से रिश्ता टूट जाएगा। वो चाहती है उनका मैका बना रहे। भाई क्यों रिश्ता टूटना चाहिए? तो एक नियम, एक कानून बनना एक चीज होती है और इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज होती है, जिसमें कि हमारे समाज में बहुत 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 बड़ा काम है। तो ये कुछ बातें थी जो मतलब जो कि एक तरह से अभी के समाज में जो महिलाओं की स्थिति है उसको समझने के लिए अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि घर के काम की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है। और उसमें भी बहुत जटिल है ना कि आप कैसे उसका मानक तैयार करेंगे, वो एक अलग अलग विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजें रहते हुए भी स्त्रियों की दशा जो है उसको, वो बहुत दयनीय रहते हुए भी हमारे समाज में जागरण भी बहुत रहा है। अब देखिए सिमोन द बोआ का जिक्र आया, द सेकेंड सेक्स का जिक्र आया। द सेकेंड सेक्स आज भी पूरी दुनिया में फेमिनिज्म का बाइबल माना जाता है। लेकिन हमें नहीं मालूम है श्रृंखला की करियों के बारे में, महादेवी वर्मा के। द सेकेंड सेक्स 1949 में आता है, श्रृंखला की करियां महादेवी वर्मा की 1942 में प्रकाशित होती है। और दोनों को आप पढ़ के देखिए पैरेलली। मतलब महादेवी वर्मा के का जो स्त्री चेतना पे या स्त्री स्वतंत्रता पे जो लेख है, उसमें जो लेखों का संकलन है, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसपे बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही विश्लेषणात्मक ढंग से उन्होंने चर्चा नहीं की है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे यहाँ एक पैरेलल परंपरा तो रही है, स्त्री की मुक्ति की परंपरा रही है। अब मैं महादेवी वर्मा से शुरू करके, और इसमें मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भी जोड़ना चाहूँ। मुझे लगता है कि आधुनिक हिंदुस्तान के राजनीतिक चिंतकों में स्त्री को समझने वाला, स्त्री के मन को समझने वाला, स्त्री के जीवन को समझने वाला अगर कोई एक राजनीतिक चिंतक है तो वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। और वो अपने मतलब नर नारी समता की बात वो अपने चौखंबा उसमें भी करते हैं। और उनकी जो सीता, सावित्री और द्रौपदी वाला लेख जो है
वो इतना इतना पावरफुल लेख है। मुझे तो लगता है कि इसको हर मतलब हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, पर जहां भी फेमिनिज्म की पढ़ाई होती है, जहां भी जेंडर की पढ़ाई होती है, उसको तो उसी तरीके से श्रृंखला की कड़ियां और इनके इस लेख को उसी तरह से रेफर करना चाहिए जैसे कि सिमन द बोआ की द सेकंड सेक्स को रेफर किया जाता है। अब मतलब आप देखिए कि वो आदमी इतना कितनी आगे की सोचता है कि वो द्रौपदी को भारतीय स्त्री का प्रतीक मानता है, सीता और सावित्री को नहीं मानता। तो ये कितना मतलब एक तरह से क्रांतिकारी बात है। तो उसको भी हमको नोटिस करना चाहिए। और अब यहाँ से मैं आपको बहुत पीछे ले जाना चाहूंगी, जो हमारा हम थेरी गाथा चलते हैं समय के बहुत बड़े कालखंड को पार करके जब हम बुद्ध के समय में चलते हैं, तो बुद्ध, आप जानते हैं बुद्ध के यहाँ पहले स्त्रियों को नहीं परमिशन थी उनके मठ में आने की, लेकिन बाद में जब उनकी माता आती हैं और आनंद उनसे लड़ते हैं कि नहीं स्त्रियों को भी उसमें आने देना चाहिए, तो बुद्ध स्त्रियों के खिलाफ नहीं थे। बुद्ध को पुरुषों पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो स्त्रियों के को नहीं आने देना चाहते, तो उन्होंने कहा भी है इस बात को। तो लेकिन मैं यहाँ पे थेरियों का जिक्र करना चाहूंगी। जो बौद्ध भिक्षुनियां थी वो आप जानते हैं कि आम्रपाली भी बौद्ध भिक्षुनी बनी थी, तो राजकुमारी से लेके कलाकारों से लेके हर तरह की दलित महिला से लेके हर तरह की महिला जो थेरियां बनी, और वो थेरी गाथा जो है उनकी ही कविताओं का, उनकी ही गाथाओं का संकलन है। और उसमें एक से एक क्रांतिकारी कविताएं। आह मैं आमुक्त हुई अपने कुबरे पति से, आह मैं मुक्त हुई उस दुष्ट से जो मुझे उस छाता से भी तुच्छ समझता था, जो अपनी आजीविका के लिए वो बनाता था। तो ये जो आह्वान है ना, ये आज जो हम बैठ के यहाँ स्त्री मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उन थेरियों ने अगर वो कविताएं नहीं लिखी होती, और वो कविताएं नहीं थी, उनके जीवन की सच्चाई थी, तो हम आज यहाँ ये बात नहीं कर रहे होते हम सब यहाँ बैठ के। तो उनके प्रति एक बहुत ही मैं एक स्त्री के रूप में बहुत ही कृतज्ञता महसूस करती हूँ। फिर हम आए भक्ति आंदोलन के समय में, तो आप कश्मीर में चले जाए तो ललदेद हैं, हब्बा खातून हैं, जो हर मान्यता को तोड़ देती है ना, वो वस्त्र का त्याग कर देती हैं। ये वस्त्र का त्याग वो दिगंबरों के वस्त्र के त्याग से अलग है, जैनियों के वस्त्र त्याग से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसकी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। स्त्री एक दिन में वस्त्र नहीं छोड़ देती है। देह से मुक्ति का वो जो आख्यान करती है ना, उसमें उसको कितने सामाजिक संघर्ष करने पड़ते हैं, पागल कह के कितने पत्थर पड़े होंगे, इसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते। तो हब्बा खातून है, ललदेद हैं। वहां हम आगे चले जाते हैं, इधर पहुंचते हैं कर्नाटक में अक्का महादेवी। तो अक्का महादेवी का कैरेक्टर मुझे इसलिए बहुत महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि वो को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखती है। जब वो उनका जैन राजा जो है वो उनके सामने शादी का प्रस्ताव लेके आता है, तो वो साफ साफ कहती हैं कि मैं अपनी देवता को पूजूंगी, तुम्हारे देवता को नहीं पूछूंगी, मेरी मर्जी के बिना तुम मुझसे संबंध नहीं बना सकते हो, और मुझसे जो भी चाहेगा मिलने आने, मेरे जो साधु संत हैं, उसको तुम रोक नहीं सकते, और जिस दिन तुम इन तीनों नियमों को तोड़ोगे उस दिन मैं तुमको छोड़ के चली जाऊं। और वो ऐसा ही होता है। और वो बोलता है राजा कि तुम जा रही हो तो ये गहने तो तुमने उतार दिए, तुम वस्त्र भी उतार दो। उसको लगता है कि वस्त्र तो नहीं उतार पाएगी, वो झटके में वस्त्र उतार देती है। तो वस्त्र से क्या मोह है? तो अक्का महादेवी, अब देखिए यहाँ पे ललदेद का बहुत अब्यूजिव दाम्पत्य जीवन रहता है, वो उसको छोड़ के 25 साल में निकल जाती हैं। यहाँ पे अक्का महादेवी का जो है एक शादी को परिभाषित करती हैं, जो कि बाद में पेरियार भी करते हैं ना अपने नवजागरण के समय। और वो अक्का महादेवी 13वीं शताब्दी में कर चुकी हैं। और फिर इधर मीरा को आप आके देखिए कि वो घुंघरू बांध के राजसत्ता की बैंड बजा देती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये हमारे यहाँ एक बहुत लंबी विरासत, बहुत लंबी परंपरा रही है स्त्री मुक्ति की। तो हमारे यहाँ जो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव जो फेमिनिज्म का आया है, उससे एक अलग किस्म का देशज फेमिनिज्म रहा है। और उसमें जो स्वतंत्रता के वही आधुनिक मूल्य रहे हैं, जो कि अभी अभी के मूल्य।
वही मूल्य वहां भी रहे हैं। और उन्होंने अपनी ज्ञान परंपरा में भी, सहजोबाई ने जिस तरह के ज्ञान मार्गी मतलब साधना के ऊपर गहन अध्ययन किया है और लिखा है, और जैसे गुरु का वरण किया है उन्होंने, वो अद्भुत है। कोई ओट नहीं, कोई छुपाव नहीं। चरणदास मेरा गुरु है, उस ईश्वर से मैं उसको बड़ा मानूंगी। तो ये जो साहस है, तो हमारे यहाँ साहस की कमी कभी स्त्रियों में नहीं रही है। तो मैं ये बातें क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज भी जो हमारे स्त्रियों की दशा है, वो उसमें ये, जब हम यहाँ से ऊर्जा लेते हैं ना, जब ये कहानियां सुनते हैं, उनकी कॉन्सियसनेस को, उनकी चेतना को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो फिर मुक्ति गाथा बनेगी, वो एक डिफरेंट किस्म की बनेगी। और मैं ये भक्ति आंदोलन से अब थोड़ा सा 2-4 पंक्ति, अगर समय हो तो, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात करना चाहूंगी, जो मिथकीय स्त्री चरित्र हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले पार्वती को रखती हूँ। शिव और पार्वती का जो रिश्ता है ना, वो एक तरह से हिंदुस्तान के, मतलब माइथोलॉजिकल उसमें फ्रेम में हम देखें, मैं हिस्टोरिकल फ्रेम में नहीं देख रही हूँ, तो माइथोलॉजिकल फ्रेम में ही आप देखेंगे तो वो पहले दंपति हैं। लेकिन पार्वती से ज्यादा स्वाभिमानी, पार्वती से ज्यादा साहसी और पार्वती से ज्यादा स्वतंत्र स्त्री कौन होगी, जो अपने बलबूते पे अपना बच्चा पैदा करती है। उसको शिव की जरूरत नहीं है गणेश को पैदा करने के लिए, जो हर डिसीजन अपना स्वतंत्र रूप से लेती है। पार्वती और शिव से जुड़ी उनके प्रेम की भी अद्भुत कहानियां हैं, लेकिन उनके दोनों के बीच में जो दो इंडिपेंडेंट बीइंग, एक इंडिपेंडेंट पुरुष। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि शादी की संस्था हो या प्रेम हो, जब तक दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होंगे और दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्र चेता व्यक्तित्व का सम्मान करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक न शादी चल सकता है, न प्रेम चल सकता है, ना ही हम जिस समतामूलक समाज की कल्पना करते हैं, जो समानता, बराबरी और करुणा और प्रेम के आधारित समाज की कल्पना करते हैं, नहीं हो सकता है। इसलिए हमको काम तो दोनों पे ही करना है, और दोनों के व्यक्तित्व को स्वतंत्र बनाना है, और ऐसे स्वतंत्र बनाना है कि वो दोनों की स्वतंत्रता का सम्मान करे, और उनके बीच में जो हो तो सम्मान हो और प्रेम और क्षमा का भाव। सम्मान, प्रेम, क्षमा और करुणा, ये नहीं होगा ना, तो हम कुछ भी विचारधारा लगा लें, कुछ भी कर लें, मेरे ख्याल से हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो हम क्या करते हैं, हमारी जो परवरिश है, उस परवरिश में हम पुरुष के अहंकार को जो है पोषित करते हैं और स्त्री को सबमिसिव बनाते हैं। यही सबसे बड़ा खतरनाक कदम। तो मैंने बहुत सारी बातें कह दी, पता नहीं कितनी काम की है, काम कितनी नहीं है। अलग से भी काफी चर्चा, और सीता के बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगी कि सीता जो है वो कमजोर कैरेक्टर नहीं है। वो राम को फिर रिफ्यूज करती है। आते हैं ना राम लव उसको लेने, और वो बोलती नहीं, आई डोंट नीड यू। जब जरूरत थी तुम कहाँ थे? तुम राजकाज संभाल रहे थे, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तुमने मुझे वहां भेज दिया, तो अब का मैंने तो बच्ची को बड़ा कर लिया, मैंने अपना जीवन जी लिया, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हर कैरेक्टर जो है हमारे यहाँ, चाहे वो माइथोलॉजिकल है, चाहे वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, बहुत पावरफुल है। और मैं यही कहूंगी कि हम यहाँ से जो उठे वो बहुत प्यार से भर के उठे, किसी प्रतियोगिता के भाव से नहीं उठे, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों को मिलकर अपना जीवन भी सुंदर करना है और एक सुंदर समाज को भी गढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत रोचक तरीके से अपनी बात कही, और जिस तरह से प्राचीन भारत के संदर्भ से आपने बुद्ध की बात की, और भक्ति आंदोलन में की, जिस तरह आपके पीछे जो है राधा और कृष्ण का तस्वीर है। हाँ, ये मेरा तो लगाया हुआ नहीं है, पहले से जो पहले इस मकान में रहते तो थे। इसको देख के नहीं, इसको देख के हमें भक्ति आंदोलन में जिस तरीके से राधा और कृष्ण की बात हुई, यह आंदोलन एक्चुअली प्रेम तथा भक्ति को स्थापित करने वाला एक सशक्त
नैतिक जागरण था, नए मूल्य के उद्भावना का एक संकेत था यह। और ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ स्त्री आंदोलन और स्त्री जग जागरण में। तो ये नव निर्माण की जो बुनियाद है स्त्री विमर्श की, तो हमको सच में बुद्ध की तरफ जाना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपने बात की कि भगवान बुद्ध के बाद उनके जो आनंद, उनके जो मित्र, उनके जो शिष्य थे, जी जी जी। उनका उनका जो प्रयास रहा, जिस तरीके से मुझे कहीं पढ़ने को भी मिला था कि कई सारे बुद्ध जैन परंपरा में साध्वी सन्यासिनी महिलाओं की जिस सक्रिय भूमिका थी, उसको हम बहुत नहीं के बराबर जानते हैं। खासकर जब भारत में सांस्कृतिक चेतना के साथ आंदोलन करने की बात होती है, तो कई जगहों पे नारी विमर्श में इस तरह की चिंतन का अभाव देखने को मिलता है। तो आपने आज हम लोगों का जिस तरह से व्याख्यान हुआ, उसको आपने बहुत ऊपर ऊंचे स्तर पे ले गई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो चंदा आसानी जी से हम निवेदन करेंगे कि वो अपना छोटी टिप्पणी के साथ अपनी या सवाल के साथ शुरू करें। जी चंदना जी। बहुत अच्छा लगा इस विषय में जिस तरह से दोनों शुरुआत मेरी मिस हो गई, पर जो भी मैंने सुना वो ऐसा है कि 12 साल पढ़ाने के बाद मैं तिरुचिरापल्ली आ गई हूँ। मैंने अभी फिर एमए जेंडर स्टडीज किया है। हाँ, जो तिरुचिरा मतलब एक हाँ, तो कभी ना खत्म होने वाली पढ़ाई है ये तो। 12 साल स्त्री अभ्यास पढ़ाने के बाद बताइए, भारत ही इतना विशाल है और इतने सारे भारत जो है ना, जो आप कह रही थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा मेधा, आप जो कह रही थी। और वो अभी अभी रिसेंटली मुझे वो किताब जो है इंडियन वुमेन्स राइटिंग का दूसरा, अच्छा सुजी थारू, हाँ उसका दूसरा वॉल्यूम हाँ इंटरनेट पे मिल गया पूरा, दूसरा वॉल्यूम इंटरनेट पे अवेलेबल है। पीडीएफ है हाँ अभी रिसेंटली अवेलेबल दिखा मेरे को, मतलब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उसी के पहले वाले में थेरीगाथा है, जो थेरीगाथा का ट्रांसलेशन है। ये मतलब किताब के बारे में 600 BC टू 20th सेंचुरी जो है वो बहुत कम लोगों को मालूम है। वो क्यों बनाया गया, कि बोले ये परकटी महिलाएं क्या जानती है। मेरे बाल बहुत मुझे काटने पड़े थे, आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ा था इसके लिए। हम दोनों बात करेंगे तो हम दोनों बात करते रहेंगे। नहीं, मैं आपका नंबर ले लूंगी रणधीर जी से फिर हम बात करेंगे। तो वही है, कभी ना खत्म होने वाली पढ़ाई जो है वो हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ ले जाए। हाँ, पुरुषों के लिए भी बहुत दयनीय अवस्था हो जाती है पुरुषों के लिए, मुझे कभी कभी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं भी हाँ, कि जो ये कहाँ, वही हो जाती है कि हम लोग कहाँ ले जाए, कहाँ से शुरू करें। यू सो राइट। हाँ, तो मैं राजस्थान बहुत साल रही हूँ, वहीं पढ़ाया करती थी। पर वही पढ़ने वाली बात ही होती है, पढ़ाना तो पढ़ाना नहीं होता है, खुद ही पढ़ो खुद ही समझो, कितना किसी को समझ में आए वो ठीक है। तो उसके बाद यहाँ आके मुझे इतना आश्चर्य लगता है कि कितनी सारी चीजें नहीं मालूम थी। तो हम एक जगह जहाँ रहते हैं वही नजर से हम देख पाते हैं। तो हम भारत कहाँ समझेंगे? भारत में जो कितना सारा है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी ले लो, मोइरंग से लेके बीकानेर ले लो, आप सब जगह आपको कुछ अलग मिलेगा सीखने के लिए। तो जितना स्त्रियां सीखती हैं उतना पुरुषों को मौका नहीं मिलता सीखने का, क्योंकि उनको जरूरत नहीं महसूस होने दी जाती है।
पर समाज तो दोनों से ही बनता है। तो हम महिलाएं अकेले अकेले दोनों के लिए नहीं सीख पाती हैं ना, तो कैसे करके वो समाज की समानता आएगी। तो आप सही कहती हैं, जो आप शुरुआत की आपने जो बात, वो मुझे बहुत सुंदर लगी कि दोनों तरफ के सब लोगों को साथ मिलके चलना है, कोई एक तरफा चीज नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद चंदना सैनी जी। सतीनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं यूएसए से। तो वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी सतीनाथ जी। जी, मैं कुछ सवाल और कुछ टिप्पणी भी करना चाहता हूँ। जी पहला बात तो ये है कि जैसा मेधा जी ने कहा, सबसे पहले तो ये बताऊं कि मुझे उनकी बात सुन के बहुत खुशी हुई और बहुत कुछ ज्ञान मिला। अगर उन्हीं बातों को वो और भी विस्तार में बात करती तो और बड़ा अच्छा लगता हो सकता। एक्सक्यूज मी। तो हो सकता है फिर दूसरी बार इन्हीं बातों को थोड़ी और विस्तार में बात करेंगी तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि इनका जो विचार है कि जो पुरुषों को अब बदलना है और पुरुषों की ओर से तो मेरा ये कहना कि ये पुरुषों की ओर से नहीं हो सकता है। अगर किसी सेक्शन का, किसी समाज के किसी सेक्शन का वर्चस्व है तो वो अपनी वर्चस्व कभी खोने के लिए काम नहीं करेगा। वो जिसके ऊपर वर्चस्व का बर्ताव चल रहा है उन्हीं में ज्यादा जागरूकता आनी है कि उन पर जो वर्चस्व के मार्ग करते हैं उसे खत्म करना है। और उस दिशा में हमारा ये कहना है कि आजकल जो जैसे कुछ विमेन्स रिजर्वेशन वगैरह की बात चल रही है, तो उसे पकड़ के और उसमें देखना है कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाना है ताकि औरतें सचमुच में उनमें शक्ति आवे। तो इस दिशा में आप अगर जाएंगी और जाइएगा, हम लोग जाएंगे तो हमें नजर आएगा कि अभी वुमेन्स रिजर्वेशन केवल असेंबली में और पार्लियामेंट में हो रहा है, नौकरियों में नहीं हो रहा है हमारे ख्याल से। हो सकता है मैं गलत हूँ। तो उसमें नौकरियों की भी बात है और रिजर्वेशन जो है वो किस तरह से लाया जाए उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। अभी का जो इलेक्शन सिस्टम है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। तो उसमें जो पार्टी के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो टिकट देते हैं, नॉमिनेट करते हैं, उन्हीं का सबसे ज्यादा चलता है। तो वो अगर किसी विमेन को नॉमिनेट करेंगे तो वो वुमन अपनी बात का कम बोल सकती है जितना वो उनको नॉमिनेट करने वाला है उसका। तो वो तरीका ही गलत है। हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन में जाना है और उसमें भी कई तरह के कई फ्लेवर हैं। हम अपनी बात को हम ज्यादा अभी हम नहीं विस्तार पूर्वक नहीं कर सकते हैं। तो इतना ही मैं ध्यान दिलाना चाहता था कि हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है और उसी के माध्यम से हमें ये असेंबली और पार्लियामेंट वगैरह में और पंचायत राज में अपना शक्ति मांगना है। और उसके अलावा नौकरी चाकरी में भी उसी के माध्यम से हमें घुसना है। बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद सतीश।
मैं अब निवेदन करना चाहता हूँ डॉक्टर शिवा श्रीवास्तव से कि वो अपना एक टिप्पणी दें या सवाल करें। नमस्ते रणधीर जी, दोनों ही वक्तव्य इतने अच्छे थे कि उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। और दोनों ही वक्ता अपनी अपनी तरह से उन्होंने जिन लोगों का उदाहरण दिया, सुरेश जी को मैं शुरू से सुन रही थी तो उसमें मैंने देखा कि उन्होंने जिन मतलब रूट ग्रास रूट लेवल पे जो काम उन्होंने किया है या जिन लोगों के साथ में वो रहे हैं, जो एक बेसिक जो होना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने जो काम किया उसको लेके उन्होंने जो वक्तव्य दिया, तो मुझे लगता है कि उदाहरण तो ठीक है जो जिन लोगों के बारे में बात की गई है, लेकिन जो खुद काम करते हैं, जो लोगों के बीच में जाके काम करते हैं, वो वाकई में एक सटीक मतलब एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैडम मेधा ने बहुत अच्छा अपना जो है वक्तव्य दिया, उसमें बहुत सारे खासतौर से लोहिया जी को लेके उन्होंने जो बात कही वो मैं भी उनसे सहमत हुई इस बारे में कि उन्होंने अपने समय में मतलब जिस तरह का महिलाओं को सपोर्ट किया, तो ऐसे कम ही लोग हुए हैं, खासतौर से पुरुष। महिलाओं के लिए महिलाओं के बारे में लिखना इट्स सो इजी, या कह सकते हैं कि नॉट इजी, लेकिन हाँ काफी कुछ जानती समझती हैं महिलाओं के दिमाग को, मन को, इसलिए वो लिख सकती हैं। लेकिन कोई पुरुष यदि महिलाओं के बारे में लिखे या तो वो अपने आप में एक बड़ी पहल है। इसलिए मुझे लगता है कि सुरेश जी ने जिन लोगों के बीच में रहकर काम किया है वो वाकई में बहुत मतलब कहना चाहिए कि बहुत सेंसिटिविटी चाहिए हमको उन सारी चीजों के लिए कि उन चीजों को समझ सके और बात कर सके उनके बारे में। तो मैं अपनी तरफ से तो खैर क्या कहूँ इन सारी चीजों में, मैं खुद भी लंबे समय से इसके विषयों पे काम करना चाह भी रही हूँ और कर भी रही हूँ साथ में। दोनों ही वक्तव्य बहुत अच्छे थे, इस तरह के विषय आपने उठाए, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी कुछ सवाल करना चाह रहे थे। संतोष बर्गे जी, अनम्यूट करके अपने को जी सवाल कीजिए। संतोष जी समय ले रहे हैं, तो हम मिनती प्रधान जी से निवेदन करेंगे कि वो अपनी एक छोटी टिप्पणी और एक सवाल करें। जी। Thank you. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah, thank you. Thank you so much. Both the speakers' presentations were very deep and enriching. I mean, I just want to add few things into it. It's okay, no, if I talk in English, because in Hindi I may make mistakes, so I don't want to do that. So the sir was talking about Manusmriti, but even when we read Chanakya Niti also, even though they are good for the economics and the politics, but still in that we find there are some statements or shlokas which goes against the women. I mean, there is not much work has been done on those things on Chanakya Niti. That is one point I wanted to say. And the second thing is, Suresh sir was talking about schooling, the quality of schooling. It was shocking. 2 days back, I saw the news. In the organ donation, the research shows that more females are donating their organs. You know why? That is because they are considered unproductive or lesser productive than the male counterpart or the family members. So still, even Mega Mom said very nicely about about Lalde and Akamade and all reading about them. But she said very rightly. See, everybody is busy empowering the women, but who is teaching the male? Who is teaching the people to how to cope up with them? It is the time we no need to teach our girls. We have to teach our boys how to behave. That is a very important part. And I would like to know, any one of them can highlight a little bit what is the research says and about the females doing the last rites. How much it has progressed. I mean, still I think it is considered sacred to, some boy or some male member of the family doing the last rite of the deceased. So they can highlight a little bit about that. And Ma'am was telling about dharma ki जिम्मेदारी. Why it should be only the dharma ki जिम्मेदारी should be only on women.
still till now we see that people refer to the sacred text. So this is written in this so that this females should do. I mean, what can be done about that? Thank you for the opportunity. थैंक यू मिनीति प्रधान जी। अब हम निवेदन करेंगे डॉक्टर आलोक टंडन जी से, प्रख्यात विद्वान और लगातार GSDS फोरम के संवाद में वो अपना समय देते हैं। जी आलोक। माफ कीजिएगा रणजीत जी, मैं आज एकदम से आकस्मिक रूप से मुझे छोड़ के जाना पड़ा, मैं सुन नहीं पाया जी, इसलिए मैं कोई देने की नहीं हूँ। कोई बात नहीं। अब आदरणीय तो जयंत सिंह तोमर जी से जुड़ नहीं सका हूँ, सिर्फ सुना। जी मैं जयंत सिंह तोमर जी से निवेदन करूंगा कि उनके प्रयास के वजह से ही आज यादगार विमर्श और साप्ताहिक विमर्श हमेशा के लिए याद रहेगा, उनके प्रयास से ही हो पाया है। तो जयंत तोमर जी से निवेदन करेंगे कि वो अपनी एक टिप्पणी दें। जी रणधीर जी, प्रयास तो सब आपका है और हम तो मात्र एक सुझाव भर दिया था, और तो आपको बहुत साधुवाद। आपने बताया कि पूरा विमर्श दोनों विद्वान वक्ताओं का बहुत रोचक था और मुझे लगता है कि वो बहुत शास्त्रीय भी था और समृद्ध करने वाला वक्तव्य था। हम लोग इतने कम समय में विद्वान वक्ताओं को सूचना देकर और इस विषय पे हमने सुना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं स्वयं को समृद्ध मानता हूँ। सुरेश तोमर जी ने कितनी जमीनी सच्चाइयाँ बताई और मेधा जी ने हमें कितने युगों में विचरण कराया, पुराण से लेके और इतिहास में भी बुद्ध से लेकर अक्क महादेवी से लेकर और सिमुंद बहुआर तक। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। आप आखिरी टिप्पणी ओम त्रिवेदी जी से लेंगे। ओम जी शायद मीटिंग में अभी नहीं है, तो अब निवेदन करेंगे आज के वक्ता से और फिर अध्यक्ष जी से कि आप अपनी आखिरी टिप्पणी दें इन सब सवालों की ध्यान में रखते हुए। जी सुरेश तोमर जी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने मेधा जी को सुना। मैं उनकी कई सारी बातों से मतलब बहुत सहमत हूँ। मुझे वो गालिब का एक शेर याद आता है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो है बात यह है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके कई सारे आयाम, और हम इतने कम समय में इस विषय के सारे आयाम एक साथ ले नहीं पाते हैं और उन पर बातचीत नहीं कर पाते हैं। मैं दो चीजों पर थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगा जो मेधा जी ने कही है। एक तो ये कि सचमुच हमारे अपना हम जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में या विशेषकर ग्वालियर चंबल इलाके में, उसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से उसमें मेल एंगेजमेंट बढ़ाया जाए। क्योंकि मैं उनसे सहमत हूं जो उन्होंने बात कही कि पुरुषों से बात करने की ज्यादा आवश्यकता है, स्त्रियों से बात करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हम जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर जो जेंडर है ना, उसकी भी कई सारी लेयर्स है ना, और वो उन्होंने अपनी बात में भी कही कि इस एक भारत में कई सारे भारत। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, जैसे कहा जाता है ना, काले गोरों की जो समस्या या अपार्थाइड का जो प्रॉब्लम था, रंग भेद की जो पूरी की पूरी नीति है, और उस रंग भेद की जो समस्या है वो कालों की समस्या नहीं है, गोरों की समस्या है। वैसे ही मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ये जेंडर की जो भी समस्या है वो मूलतः महिलाओं की समस्या नहीं है, वो पुरुषों की समस्या है। इसलिए ज्यादातर संवाद जो है ना वो पुरुषों के साथ होना चाहिए और ज्यादा ओरिएंटेशन की आवश्यकता है वो पुरुषों को। दूसरी बात यह है कि सचमुच बहुत सारी स्त्रियां हैं जो पितृसत्ता को समझने लगी हैं। उससे क्या समस्या हुई है, समस्या नहीं हो, वो उसका एक परिणाम है जो जिसे मैं तो व्यक्तिगत तौर पर सकारात्मक मानूंगा
कि ये है कि कुछ समय पहले जो 4 बड़े जो मेट्रोज हैं उसमें एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में उन महिलाओं से बात की गई जो विवाह योग्य थी और अपने पैरों पर खड़ी थी, जो खुद किसी मल्टीनेशनल में काम कर रही थी या कुछ भी काम कर रही थी। उनसे जब विवाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, उसमें से 34% ने ये कहा कि वो विवाह नहीं करना चाहती, और उसका कारण ये था कि उनके विवाह के योग्य या उनको साथी के तौर पर कोई पुरुष नहीं मिल पा रहा था। उसके अपने जो मापदंड है कि उसको सबसे पहले अपने अंदर की जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है या पितृसत्तात्मक थॉट प्रोसेस है, उसको उससे मुक्त कोई पुरुष चाहिए था और वो नहीं मिल पा रहा। तो निश्चित रूप से मैं मेधा जी की इस बात से बहुत सहमत हूं, और बाकी जो प्रतिभागियों ने भी अपनी जो बातें कही कि हमको पुरुषों से ज्यादा बात करने की इस विषय पर आवश्यकता है। बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश जी। अब हम लोग मेधा जी की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मेधा जी, आपका वक्तव्य के साथ हम लोग आज का विमर्श को विराम देंगे। जी मेधा जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सुरेश जी ने बहुत सुंदर ढंग से ये बात कही। मैं सिर्फ जो मैं उनका नाम भूल रही हूँ, बुजुर्ग जो बाहर से थे, उन्होंने एक बात कही थी। सतीनाथ जी। हाँ, सतीनाथ जी ने कही थी कि पुरुषों के वर्चस्व को मिटाना होगा, और पुरुष क्यों चाहेंगे कि उनका वर्चस्व खत्म हो। बात बहुत सही है, एक लेयर पे बहुत सही लगती है, लेकिन उनकी बात सुनते हुए मुझे आशीष नंदी जी की याद आई। और असल में जो शोषक और शोषित का जो रिश्ता है ना, वो भी एक लेयर पे नहीं है, कई लेयर पे चलता है, बहुत स्तरों पे चलता है वो। तो एक एक लेयर, आशीष नंदी इस बात को दूसरे ढंग से कहते हैं कि जो शोषक होता है ना, वो बहुत अपने प्रति हिंसा करता है ना। क्योंकि कोई भी मनुष्य का मूल स्वभाव नहीं है कि वो मनुष्य का, मैं मानती हूँ कि मनुष्य का मूल स्वभाव प्रेम है। अगर वो प्रेम से दूर है, वर्चस्व के दायरे में है, तो वो दूसरे पे जो हिंसा कर रहा है वो पहले अपने ऊपर हिंसा कर रहा है। तो ये एक बहुत गहरी बात है। तो मैं ये मतलब अगर आप सतही तौर पे देखेंगे तो ये है, और यही प्रैक्टिस भी हो रहा है कि पुरुष नहीं चाहता। आप कितने भी प्रबुद्ध पुरुष को देख लेंगे, वो एक स्वतंत्र चेता स्त्री को नहीं बर्दाश्त कर पाता है। बहुत मुश्किल है उसके लिए बर्दाश्त कर पाना। और हम अब, और उसमें क्या होता है ना फिर कि बहुत फाइन ट्यून हिंसा होती है फिर उसमें, क्योंकि वो भी बौद्धिक है ना। पुरुष तो प्रबुद्ध है, तो वो अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है कि कैसे हम पॉलिटिकली करेक्ट भी हों और अपना वर्चस्व भी बनाए रखें। ये गेम शुरू होता है। एंड देन फिर क्या होता है ना, लेकिन ये प्रैक्टिस तो यही हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुखी नहीं होगा वो दुख नहीं दे सकता, जो सुखी होगा वो सुखी देगा। तो हमको बाहर से कोई कितना भी सुखी लगे, लेकिन कोई किसी को दुख दे रहा है तो ये मान के चलिए वो अंदर से दुखी है। तो हमको उस लेयर पे पहुंच में, उसी लेयर पे इस बात को कह रही थी कि पुरुष भी कहीं ना कहीं बेचारा है। वो भी, उसकी भी तो परवरिश जो है पितृसत्ता के मानदंड के हिसाब से ही हो रही है ना। मर्द को दर्द नहीं होता, बहुत दर्द होता है, और दर्द को छुपाना जो होता है वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है। तो मैं उस लिहाज से इस बात को कह रही थी कि हमें उन पे काम करना है। तो मतलब ये कि उनके जो इश्यूज हैं ना, उनको भी एड्रेस करना है। उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं, उनकी इमोशनल नीड्स क्या हैं, उनके और तरह के नीड्स क्या है, जिससे कि वो हिंसक हो जाते हैं, जिससे कि वो पितृसत्ता के दायरे में उसके चंगुल में फंस जाते हैं। तो इस लिहाज से मैं कह रही थी कि उनके वर्चस्व को तोड़ने के लिए भी उनके अंदर पहुंचना हो, उनकी तह तक, उनके आंतरिक परिवेश में पहुंच के हमें काम करना होगा, मुझे ऐसा लगता है। और आज की बातचीत बहुत ही सार्थक रही, और मैं बहुत उम्मीद से भर के जा रही हूँ। और एक एक विषय जो है ना, अलग से एक तो अजय जी ने जितनी सारी बातें कही, उसमें सारे मतलब भ्रूण हत्या पे एक अलग
मसला होना चाहिए, लेबर के डिवीजन पे अलग अलग वक्तव्य होना चाहिए, एक एक घंटे का। तो अब मैं तो कहूंगी आप लोगों से, जयंत जी से और रणधीर जी से, कि एक सीरीज निकालिए इस विषय पे, एक ऐसी खाना पूर्ति 1 घंटे का करके नहीं, और विशेषज्ञों को बुलाइए, और एक एक जो संपत्ति का अधिकार है उस पे, दाम्पत्य का जो अधिकार है उस पे, कैसे परवरिश में भेदभाव है, पेरेंटिंग में जो जेंडर का मसला आता है उस पे, हर विषय पे एक अलग से बनाइए। और केवल बातचीत ही नहीं, जैसे वो तो सुरेश तोमर जी अधिकारी हैं और उसमें काम करते हैं जमीनी उस पे, तो उस पे तरह तरह के वर्कशॉप्स डिजाइन किए जाएं, और इसको वाकई बहुत गंभीरता से एड्रेस करने की जरूरत है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल काम है, हम बदलेंगे तो पॉलिटिक्स भी बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपके बहुत इस धन्यवाद। सुझाव को हम सराखों पे रखते हैं, और बहुत जल्दी हम लोग स्त्री मुक्ति साधना के विभिन्न आयाम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा समय हो गया है, इसीलिए सतीनाथ जी का इशारा भी आ रहा है कुछ और सवाल पर करने का। तो हम लोग बहुत जल्दी अन्य जो इंटरसेक्शनलिटीज है बिल्कुल फेमिनिस्ट मूवमेंट का या जेंडर इशू का, उस पे हम लोग को बिल्कुल चर्चा करने की जरूरत है। और हम लोग चाहेंगे कि कोई एक मंथ हो जिसको हम लोग स्त्री विमर्श का मंथ बनाए, और इन सब आयामों के ऊपर चर्चा हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। और इसके साथ साथ कुछ हम लोग विश्वविद्यालय के स्तर से कुछ अगर कुछ कर सकते हैं तो उसमें सुरेश जी का हम लोगों का हम लोगों को हमेशा मदद मिलेगा। इसी आशा के साथ आज के वक्त तब को हम लोग विराम देते हैं। आज के विमर्श बहुत अच्छा रहा, और हर फ्राइडे को जीएसडीएस फोरम चर्चा करती है। फिर अगले फ्राइडे को एक नए विमर्श के साथ लोगों को मिलेंगे। सुरेश जी को बहुत धन्यवाद, डॉक्टर मेधा जी को धन्यवाद, डॉक्टर चंदा सानी जी को, दिनेश कुमार जी, मेधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जयंत सिंह तोमर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।